हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक सीख रहे हैं ना वो भी बैंक वाले चैप्टर का ही है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। ओके दोस्तों, आज मैं आपके साथ ज्यादा डिस्कशन न करते हुए फटाफट आपको सेंट्रल बैंक की थोड़ा सा शेयर करा के लाता हूं। सेंट्रल बैंक क्या होता है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। किसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक? दोस्तों सेंट्रल बैंक नाम में इसका मतलब देखा, सेंट्रल बैंक यानी कि होता है सिंपल बैंकों की बैंक। सिंपल बैंकों की बैंक यानी क्या हो गया बेटा? सेंट्रल बैंक। ओके, बोलेंगे क्या बात कर रहे हो यार, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बता रहे हो सर आप। ओके चलो दोस्तों, कभी आपने आरबीआई सुना है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, कभी आपने फेडरल बैंक सुना है? फेडरल बैंक इंडिया की नहीं बोल रहा हूं मैं, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, तो वो वहां की सेंट्रल बैंक के अंदर में आती है जिसको बैंक ऑफ अमेरिका भी लोग बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों अलग अलग कंट्री की क्या है, अपनी अपनी सेंट्रल बैंक है, यानी कि कंट्रोलिंग बैंक, कंट्रोलिंग ऑथोरिटी, कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग यूनिट, कंट्रोलिंग मतलब बॉडी जिसको हम लोग बोलेंगे। यानी कि ये जो है ना सेंट्रल बैंक, ये अपने कंट्री के जितनी भी बैंकिंग सिस्टम की बैंक्स है उसको कंट्रोल करती है। शॉर्टकट। ओके, फिर से एक बार, जितनी भी अपने कंट्री के अंदर बैंक्स है उन सबको कंट्रोल करता है कौन? आरबीआई। ओके, तो दिस इज व्हाट वी से सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक की पहले किससे कहानी समझा दूं मैं आपको। तो क्या है ना कि इसको अपना एक अलग से राइट है, जैसे कि इंडिया के हिसाब से बेटा अगर हम आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलग से राइट मिले हुए हैं और ये पार्लियामेंट में रजिस्टर्ड, मतलब पार्लियामेंट के अंदर में पास हुई हुई कमेटी यानी कि बॉडी है। जैसे आपका सीबीआई, जैसे आपका सेबी, वैसे आपका एक आरबीआई भी है। तो इनको अपने अदर से अलग से राइट है। इसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस नहीं होता। इसका जो हेड होता है वो होता है गवर्नर, और गवर्नर के अपने पूरे पूरे फुल राइट होते हैं। यानी कि गवर्नमेंट नेवर आस्क्ड टू द प्राइम मिनिस्टर वेदर आई शुड डू दिस और दैट। In some circumstances, government asks to the governor of RBI, government asks to the governor of RBI कि whether we should take this decision or not, or we should take this one. तो गवर्नर will take the decision about to do the act. ऐसा हो? फिर से एक बार मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? जैसे भी अभी नोटबंदी का इशू हुआ था, I want to discuss something over here about the नोटबंदी, right? And this is not my political statement I am giving. This is a generalized statement that I am giving about the topic. बहुत बार ऐसा बोला गया है कि नोटबंदी जो था इट्स अ डिसीजन ऑफ द नरेंद्र मोदी, दैट इज अ प्राइम मिनिस्टर, कि उनका डिसीजन था, बिल्कुल था, लेकिन इट वाज अ रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई टू क्लोज और टू शट डाउन द नोट्स, और टू क्लोज डाउन द नोट्स, और टू कैंसल द नोट्स. This was the recommendation given by the RBI to the central government कि we should do this, to avoid the counterfeit note and to avoid the wrong investment in the country and the money laundering in the country. तो there was some decisions like कि अपने को ये चीजें अभी हटानी है, तो this was the major step has to take, तो that was the recommendation given by the RBI. मेरे पास तो एक क्लिप भी है जिसमें मैं आपको मतलब दिखाऊंगा कभी, इफ यू वांट, मतलब इफ यू वांट एनी प्रूफ अबाउट दैट थिंग, आई हैव द क्लिप अबाउट दैट न्यूज. इट वाज अ रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई एंड इट वाज अनाउंस्ड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी. It has the national interest, that news has the national interest, that decision has the national interest. That's why Mr. Narendra Modi comes out and announced that closure of notes या क्लोजर ऑफ करेंसी. दिस इज क्लियर? ओके, तो दोस्तों सेंट्रल बैंक के अपने भी राइट्स और पावर होते हैं, तो दे कैन टेक द डिसीजन कि कौन सी बैंक को लाइसेंस देनी है यानी कि रजिस्ट्रेशन, और कौन सी बैंक को नहीं देनी है. जैसे अभी एस बैंक का मैटर आया, हु विल कंट्रोल द एस बैंक? आरबीआई. दे विल टेक द डिसीजन वेदर टू कैंसल आउट द एस बैंक और नॉट. यस और नो? तो दोस्तों यहां पर सेंट्रल बैंक विल टेक द डिसीजन. चलो अब मार्केट में लोन फंडिंग चल रही है, तो सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि सेंट्रल बैंक ये डिसाइड नहीं करती कि कौन से बैच पे आपको लोन देना है, लेकिन सेंट्रल बैंक ये जरूर डिसाइड करती कि इतनी लिमिट है लोन के इंटरेस्ट की. ओके, वो धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा. सेंट्रल बैंक के अंदर में सबसे पहला पावर होता है भैया इशू ऑफ करेंसी नोट. सबसे मेजर और सबसे पहला पावर इशू ऑफ करेंसी नोट. ओके, जो किसके हाथ में होता है बेटा? आरबीआई के हाथ में होता है.
₹1 की जो नोट या फिर ₹1 का जो कॉइन होता है ना, वो हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री के अथॉरिटी में होता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कैन मेक द इशू ऑफ द ₹1 करेंसी नोट, बट रेस्ट ऑफ द करेंसी ₹1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी करेंसी को प्रिंट करना और कितनी क्वांटिटी में इशू करना, दैट द डिसीजन हैज टू बी मतलब टेकन बाय द आरबीआई। इज दिस क्लियर दोस्तों? ओके। आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक इज अ गवर्नमेंट्स बैंक, यानी कि गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट बोलते हैं हम उसको। बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब बेटा क्या होता? सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया जितना भी लोन है, ये सब आरबीआई के पास अकाउंट में पड़ा होता है। ओके, दैट इज व्हाई वी से बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। इट्स नॉट अ गवर्नमेंट्स बैंक, इट इज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आई मीन टू से कि वो बैंक गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स आरबीआई में होते हैं। अब आरबीआई कभी कभी अगर गवर्नमेंट कुछ डिसीजन पे अगर रॉन्ग जाता है तो आरबीआई भी उसमें ऑब्जेक्शन ले सकता है कि यू कैन नॉट डू दिस अबाउट मतलब करेंसी इशू और अबाउट एनी डिसीजन ऑफ करेंसी। एक्सचेंज रेट भी जो कम ज्यादा होते हैं ना, तो दैट द पॉलिसी कैन फ्रेम अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को गवर्नमेंट सेट करके रुपये और डॉलर की डिमांड को कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन रुपये और डॉलर का जो एक्सचेंज होता है वाया आरबीआई होता है। बात को समझने की कोशिश करो, वाया आरबीआई होता है। तो आरबीआई कैन ऑल्सो पुट द नॉर्म्स इन दैट एक्सचेंज। ओके, तो करेंसी एक्सचेंज के जो रेट है दैट कैन ऑल्सो गेट कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई टू। यस और नो? बोलेंगे कैसे? क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास होता है। करेंसी एक्सचेंज अगर होती है तो आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ होती है, मतलब कि जो भी एक्सचेंज बैंक होगी तो दे हैव टू कंसल्ट विद द आरबीआई फर्स्ट एंड देन ओनली द करेंसी गेट एक्सचेंज। यस और नो? So there are the many things about the currency that RBI is a whole and sole body who take decisions. Yes or no? So that's what the central bank will say. अब मान के चलते कि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ एंड आई हैव द लॉट ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया। सपोज मैंने बहुत सारी ब्रांचेस खोलने की कोशिश की और बड़ा बिजनेस स्केल बढ़ा रहा हूँ, तो देन आरबीआई गिव मी द स्टेटस ऑफ शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक दोस्तों, शेड्यूल बैंक यानी कि once cooperative society wants to be a national level bank, so then they can approach to the RBI, look at our status, look at our calculation, look at our profit and look at our background. So all those things that cooperative society need to present to the RBI to get the status of scheduled bank means you will become eligible to open the nationwide branches in the country, and you will also get supported by the RBI. कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक एक प्राइवेट बॉडी होती है। बोले कैसे? क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स ने मिलकर उस आरबीआई को मतलब कोऑपरेटिव बैंक को फॉर्म किया है। तो इंडिविजुअल्स के डिसीजन से, इंडिविजुअल्स के कंट्रीब्यूशन से, इंडिविजुअल्स के कलेक्शन के साथ वो कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट होती है। नोटबंदी में आपने केस कोऑपरेटिव बैंक को लेकर सुनी होगी कि आरबीआई जो है करेंसी एक्सचेंज में शेड्यूल बैंक को सपोर्ट कर रहा था, कोऑपरेटिव बैंक को सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक तो इन लोगों ने मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि कोऑपरेटिव बैंक को थोड़ा सेकेंडरी में रखा था। तो आरबीआई करेंसी एक्सचेंज के लिए कोऑपरेटिव को सपोर्ट यानी कि हेल्प नहीं कर रहा था। तो कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी क्लाइंट्स थे यानी कि कस्टमर्स थे, वो सारे दिक्कत फेस कर रहे थे करेंसी एक्सचेंज के लिए। ओके, तो दोस्तों सेंट्रल बैंक को समझने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो हम लोग डायरेक्ट फंक्शन पे नहीं आ रहे, पहले ब्रॉड व्यू रखते हैं कि सेंट्रल बैंक होती क्या है। ये वीडियो आज इतनी टॉपिक पे भी बनेगा तो चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे फंक्शन सीख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, आरबीआई के बारे में और कुछ मैं अपने साइड से बताना चाहता हूं। तो आरबीआई का गवर्नर जो है कौन अपॉइंट करेगा और कौन उसको निकालेगा? करेक्ट, आरबीआई का गवर्नर जो होता है ना, उसका अपने स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होता है। क्वालिफिकेशन से सबसे इंपॉर्टेंट उसका एक्सपीरियंस होता है कि अगर वो फाइनेंस सेक्टर में करीब 10-20 साल अगर काम किया है, मतलब मोर देन 10 ईयर्स, तो जाके वो एलिजिबल कहीं बन जाता है कि आरबीआई का वो गवर्नर बन सके। ओके, तो मतलब उसको एक फाइनेंशियल अथॉरिटी के तौर पर कहीं तो भी काम करना होता है, तो देन ही कैन ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर।
बट द गवर्नर रिकमेंडेशन हैज टू बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आरबीआई का गवर्नर कौन बनेगा. तो दैट रिकमेंडेशन हैज टू बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इज दिस क्लियर? Okay, now then he is appointed and then he will be the free personality to take his own decision about the currency matters in the nation. मेजर रोल आरबीआई का क्या होता है और आरबीआई को क्यों बनाया गया है, यानी कि सेंट्रल बैंक को क्यों बनाया जाता है? मेजर रोल होता है किसी भी सेंट्रल बैंक का मनी के सप्लाई को कंट्रोल करना. फिर से एक बार मैं समझ लो बेटा, मेजर बोला मैंने, इसके अलावा भी होता है. तो पहले मेजर सुन लो, ब्रॉड व्यू सुन लो कि सेंट्रल बैंक बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये फॉर्म क्यों हुआ है. तो मैं 2 मेजर ऑब्जेक्ट बताता हूं जिसके अंदर सब कवर हो जाता है. सबसे पहला ऑब्जेक्ट है बेटा मनी सप्लाई का कंट्रोल. मतलब मनी के सप्लाई का कंट्रोल काय में, इकोनॉमी के अंदर में. ये है आपकी कंट्री का इकोनॉमी, मतलब जिसके अंदर में बेटा आपका फैक्ट्री, जिसके अंदर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस यूनिट सब आ गए इसके अंदर में, हाउस होल्ड आ गए, जॉब आ गए, एम्प्लॉयज आ गया. तो ये पूरे तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूटेंट्स है किसके बेटा, इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमी के, तुम्हारे कंट्री की इकोनॉमी के. मैंने यहाँ इकोनॉमिक्स लिख दिया, मैं इकोनॉमी कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी है. तो भैया इसके अंदर में कोई भी इकोनॉमी है ना चलती है, कोई भी इकोनॉमी चलती है, स्मूथ चलती है, फास्टर चलती है, ग्रोथ करती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, पैसे के वजह से चलती है. विश्वास करो मेरी बात पे, नहीं हो रहा है तो लेटेस्ट एग्जांपल है अपने पास. कोरोना आया तो पूरी इकोनॉमी को हिला डाल दिया, यस और नो. कोरोना आया, पूरी इकोनॉमी को हिला डाल दिया क्योंकि इकोनॉमी के अंदर में पैसों की तंगी आ गई, यस और नो. तो इसका मतलब होता है कि पैसों की शॉर्टेज हो गई. कहां पे बेटा, इकोनॉमी के अंदर में. तो पैसे का जो सप्लाई है अब वो सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में है. तो अगर ज्यादा मनी सप्लाई कर दोगे ना तो भी इकोनॉमी में बहुत दिक्कत है. बोलेंगे पैसा छोड़ दो इकोनॉमी के अंदर, पूरे गरीबी दूर कर देते हैं, पूरी इंडस्ट्री को आगे लेके जाते हैं, पैसा छोड़ दो इकोनॉमी के अंदर, छोड़ दो. जितना ज्यादा पैसा छोड़ोगे ना दोस्तों, इधर कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ेगा. कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारे रिसोर्सेज शॉर्ट हो जाएगी, तुम्हारी चीजें महंगी हो जाएगी और गरीब वैसे ही मर जाएगा. इज दिस क्लियर? और ऐसा ना हो जाए कि सब लोग कंजम्पशन करने लग जाए तो चीजों का प्रोडक्शन ही ना हो पाए क्योंकि रिसोर्स ही खत्म हो जाए, तो इकोनॉमी वैसे भी डैमेज हो जाएगी. इसलिए, और बहुत कम पैसा अगर हम इकोनॉमी में छोड़ते हैं, यानी कि इकोनॉमी के अंदर में मैं बहुत कम पैसा छोड़ देता हूं, तो वैसे भी हम डैमेज हो जाएंगे. पैसा इकोनॉमी में कम है तो गरीब आदमी क्रिएट हो जाएंगे, उनको वैसे भी खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि जेब में पैसा नहीं है. कोरोना में अब लोगों के पैसे नहीं आ रहे, मतलब कि फंड नहीं है, तो लोग डिसीजंस नहीं ले रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कंजम्पशन कम हो गया और पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डामाडोल चल रही है. Is this clear? This is what the RBI is kind of a body who has been there to control money supply in the economy. इसके ऊपर में भी हम लोग आएंगे ना, जब फंक्शंस हम लोग सीखेंगे ना, तो मैं उसके अंदर में भी आपको कुछ बहुत ही सुपर एग्जांपल्स देके समझा दूंगा. चलो दोस्तों दूसरी बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो कि कोई भी गवर्नमेंट की अगर यूनिट है तो उस यूनिट का मेन रोल क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. गवर्नमेंट की कोई भी यूनिट को ले लो यार, मैं नरेंद्र मोदी का भी ऑब्जेक्ट क्या है मेरे को बताओ. चलो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की भी ऑब्जेक्ट क्या है हमारे, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऑब्जेक्ट है कंट्री का सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, हेल्थ, सोशल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. ओके, तो वो प्राइम मिनिस्टर है. आरबीआई का नहीं है, आरबीआई का हेल्थ और सोशल नहीं है, आरबीआई का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का है. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, तो हमारे आरबीआई का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों. इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, डेवलपमेंट, जहां पर वो चाहती है कि अपने कंट्री की इंडस्ट्रियाज आगे बढ़े, यानी कि प्रॉफिट हो जाए. उसके बाद अपने कंट्री के जॉब के अंदर में मतलब थोड़ा सा इन्हांसमेंट हो जाए, यानी कि रोजगार मिले, नौकरियां मिले, अच्छी सैलरी मिले. ओके, तो इसके लिए बेटा इंडस्ट्री डेवलप होना बहुत जरूरी होता है. इंडस्ट्री डेवलप होगी तो जॉब मिलेंगे, राइट सर. उसके बाद हमारे जो मतलब जैसे बोल सकते इंडिविजुअल कि इनको भी बेनिफिट हमारे आरबीआई की तरफ से इनडायरेक्टली हो जाए.
इंडिविजुअल्स को बेनिफिट बोले तो क्या होगा बेटा, पर्सनल लोन वगैरह ये लोग बैंक से उठा सकते हैं, तो ऐसे कंसेशनल रेट पे लोन को अवेलेबल करवा दो ताकि ये भी पर्सनल लोन उठाकर अपने बिजनेस को या फिर अपने रोजगार को, यानी नॉट द इंडस्ट्री आई कैन से, बट अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके। तो इस तरीके से इनको भी बेनिफिट होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा कंट्री का हम लोग तब जाके बोलेंगे कि हमारी कंपनी इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। बड़े बिल्डिंग, बड़ी कारें, बड़े बड़े चीजें बनने से हमारी कंट्री डेवलप्ड नहीं होती है। वो तब होता है जब आप लोगों ने सब कमा के, नॉट द लोन, सब कमा के आपने सारा डेवलपमेंट किया, यानी कि अर्निंग्स बढ़ी, इनकम बढ़ी, प्रॉफिट बढ़े, तब जाके ये डेवलपमेंट हमारे पॉसिबल होता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का आरबीआई का सेंट्रल बैंक का इंट्रो। फिर से एक बार बोल दूं आपको कि सेंट्रल बैंक हर देश की होती है और अपनी कंट्री की सेंट्रल बैंक है आरबीआई। सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस है वो हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए मैं आपसे गुड बाय लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।